हेलो एवरीवन। अभी अभी बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा कुछ पदों पर यानी कि टोटल 259 पदों पर जो वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये जो देखेंगे हम लोग कौन कौन से पद हैं, उसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, इसके लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, और इसमें पूरा डिटेल जो है हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो पद है आपका कौन कौन सा है, तो यहाँ पर एक एक डिटेल को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहली जो बात है आप देख सकते हैं कि बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन सहायक प्रबंधक, सहायक लेखा पदाधिकारी, लेखापाल, गुणवत्ता नियंत्रक और निम्न वर्गीय लिपिक के पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के आधार पर पैनल निर्माण, ये 2026 है। अब देखिए यहाँ पर ये जो कहा गया है पूरा इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। ये खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंदर ये आपका वैकेंसी है। इसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि, यानी जो ऑनलाइन आवेदन को प्राप्त करने का जो लास्ट डेट है ये आपका 24 सितंबर 2026 है। अब यहाँ पर आगे की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो है पहला ये क्या कह रहा है, सामान्य प्रशासन विभाग के इतना जो भी है वहाँ पर दिया गया है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्र के आलोक में बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन इन पदों पर जो है पैनल का निर्माण किया जाएगा। ये पैनल 1 वर्ष के लिए ही मान्य होगा। आवेदक जिस पद के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा देंगे उनकी विवरणी जो है वो क्या है, निम्नवत है। अब ये जो है संवर्ग का नाम देखिए क्या है, सहायक प्रबंधक है ना। और ये जो है आपका प्रखंड स्तरीय और जिला स्तरीय भी हो सकता है। यहाँ पर पदों की संख्या जो है सहायक प्रबंधक के पदों की संख्या जो है टोटल 81 है। और यहाँ पर जो वेतनमान है इसका लेवल 7 यानी कि 4600 ग्रेड पे का जॉब है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो इसके लिए आपका योग्यता क्या चाहिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थानों से एमबीए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट यानी पीजीडीबीएम की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त हो। इसके बाद एआईसीटीई द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट अगर किसी ने पीजीडीएम में नामांकन परिवर्तन कराने वाले वर्ष 2007 के बाद पीजीडीएम की सेक्शन यानी कि एमबीए इसमें होना चाहिए, है ना। असिस्टेंट मैनेजर के लिए एमबीए या पीजीडीएम आपका होना चाहिए। यहाँ पर स्पष्टीकरण है, शैक्षणिक योग्यता में निर्धारित डिग्री के अलावा किसी भी समकक्ष डिग्री के परिवर्तित नाम के आधार पर मान्यता नहीं दी जाएगी। ये चीज बहुत समझने वाली बात है। इसके बाद याद रखिएगा जो दूसरा है सहायक लेखा पदाधिकारी, इसके टोटल 6 पोस्ट हैं और इसका भी लेवल जो है आपका ग्रेड पे जो है लेवल 7 का है, यानी कि 4600 ग्रेड पे का जॉब है। इसमें जो एलिजिबिलिटी चाहिए, एक तो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीकॉम की डिग्री यानी बीकॉम के साथ आपका सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी होनी चाहिए। और दूसरा जो है यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीकॉम की डिग्री के साथ केंद्र सरकार या बिहार सरकार में या केंद्र सरकार बिहार सरकार के उद्यम निगम में सहायक लेखा पदाधिकारी अथवा समकक्ष पद पर जो 5 वर्ष का क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। यानी कि या तो आप बीकॉम हैं, बीकॉम के साथ आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री है, या फिर अगर बीकॉम के साथ साथ केंद्र सरकार या बिहार सरकार या केंद्र सरकार या बिहार सरकार के किसी उद्यम किसी निगम में अगर आप सहायक लेखा पदाधिकारी या इसके समकक्ष पर अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेखापाल जो है इसके लिए इसका जो ग्रेड पे है मतलब लेवल 4 का 2400 का ग्रेड पे है। और यहाँ पर अगर देखिए तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीकॉम के साथ सीए इंटर डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी सीए में आपका फाउंडेशन होता है, इंटर होता है, इसके बाद फाइनल होता है। तो यहाँ पर बीकॉम के साथ साथ आपका सीए इंटर डिग्री जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, याद रखिएगा वो गुणवत्ता जो मतलब नियंत्रक है, गुणवत्ता नियंत्रक के पद की अगर बात करें, गुणवत्ता नियंत्रक जो है इसका भी 2400 ग्रेड पे का है, लेवल 4 का है। और इसमें क्या है आपका बीएससी एग्रीकल्चर या फिर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक या बीई होना चाहिए, है ना। या तो बीएससी एग्रीकल्चर हो या फिर बीई बीटेक हो आपके इसमें फूड साइंस में,
फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में या बायोटेक्नोलॉजी में। और इसके बाद जो है एलडीसी निम्न वर्गीय लिपिक, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, कितनी 123 वैकेंसी है यहाँ पर, और इसका ग्रेड पे जो है लेवल 2 का है, ये मतलब 1900 ग्रेड पे का जॉब है। और इसके लिए जो आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए, और कंप्यूटर संचालन, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और कंप्यूटर टंकन ज्ञान के साथ दक्षता प्राप्त होनी चाहिए। ये एलिजिबिलिटी हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद जो है रोस्टर के अनुसार जो रिक्तियों का मतलब आरक्षणवार जो है, मतलब किस कैटेगरी में कितना है, ये आपका दिया हुआ है सारा डिटेल यहाँ पर, है ना। कि अनारक्षित में जैसे अगर हम बात करें सहायक प्रबंधक का टोटल अनारक्षित में 16 सीट है, सहायक लेखा पदाधिकारी का 2 है, इसी तरह लेखापाल का 3 है, गुणवत्ता नियंत्रक का 7 है, गुणवत्ता नियंत्रक में टोटल 38 पोस्ट हैं, और यहाँ पर यूआर के लिए जो आपका 30 सीट है आपका निम्न वर्गीय लिपिक में। यहाँ पर ये जो है पूरा आपका डिटेल में दिया हुआ है, किस मतलब कैटेगरी के लिए कितना पद है, ये पूरा यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है जो अलग अलग जो मतलब उसमें आरक्षण होता है उसके लिए भी यहाँ पर डिटेल दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए इसके लिए एलिजिबिलिटी मतलब तो हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर राष्ट्रीयता जो होनी चाहिए आपकी, वो आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु सीमा जो है याद रखिएगा, न्यूनतम आयु सीमा 1 जनवरी 2026, ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 2026 को 21 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम आयु वही होगी जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए अनारक्षित वर्ग जो है, अनारक्षित वर्ग के लिए आपका जो मैक्सिमम एज लिमिट है 37 ईयर, है ना, 37 साल है अनारक्षित वर्ग के लिए। यानी यूआर के मेल के लिए कितना है, 37 वर्ष। तो बैकवर्ड क्लासेस और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, इसके पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष है, अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए 40 वर्ष, और एससी एसटी के पुरुष और महिला दोनों के लिए 42 वर्ष है। बाकी दिव्यांग अभ्यर्थी जो है उनको आयु सीमा में 10 वर्षों की क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। बाकी ये जो सामान्य प्रशासन विभाग के जो भी बाकी नियम है यहाँ पर वो लागू होंगे। स्वास्थ्य संबंधी योग्यता जो है ये क्या कह रहा है, इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिए। कह रहा है आवेदक को मानसिक एवं शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए, ताकि संबंधित पदों के लिए निर्धारित कर्तव्यों के निर्वहन को सक्षमता के साथ क्या कर सकें, वो पूरा कर सकें। यानी कि जो अपने मतलब फुल कैपेबिलिटी के साथ अपने जो भी ड्यूटीज हैं उसको फॉलो कर सकें। इस ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के आधार पर जो चयनित उम्मीदवार हैं, पहले आपका क्या होगा, पहले आपका एग्जाम होगा सीबीटी, और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और इस परीक्षा के आधार पर पूर्णतः स्वस्थ पाए जाने की स्थिति में उन्हें नियुक्ति के योग्य माना जाएगा। इसके बाद चयनोपरांत उम्मीदवार को सहायक असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा निर्गत मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी क्या करना होगा, प्रस्तुतियां करना होगा। यानी कि आपको जो है एक मतलब मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी क्या करना होगा, देना होगा। अब ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के बारे में, यानी कि इसका परीक्षा जो है ऑनलाइन होगा। सबसे पहली बात ये, यह परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होगी। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर एक पाली से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किया जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए एप्लीकेशन ज्यादा मिल जाता है ना, ज्यादा एप्लीकेशन मिलता है, तो याद रखिएगा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या जो है अगर ज्यादा होती है, तो यहां पर आपका जो एग्जाम है एक पाली से आपका दूसरे पाली में भी मतलब 2 पाली में भी हो सकता है। मतलब कि शिफ्ट जैसे होता है ना, अलग अलग एग्जाम में शिफ्ट होते हैं, तो यहाँ पर हो सकता है एग्जाम 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में हो, किसी का पहले शिफ्ट में, किसी का दूसरे शिफ्ट में, किसी का तीसरे शिफ्ट में, इस तरह से होगा। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में माध्यम जो होगा आपका अंग्रेजी और हिंदी दोनों होगा। परीक्षा में पूछे गए प्रश्न जो होंगे ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका कितना 1 अंक जो है निर्धारित होगा। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के लिए कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन जो होगा वो आपका होगा। और इसके लिए अवधि जो होगी परीक्षा की कुल कितनी, 2 घंटे 15 मिनट होगी। यानी 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स होंगे, और समय आपका कितना होगा, 2 घंटे 15 मिनट होगा। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के सभी 100 प्रश्नों को पद कोड 1, 3, 4, 5 को 3 खंडों में एवं पद कोड 2 को 4 खंडों में पूछा जाएगा। इन प्रश्नों के स्तर, प्रश्न खंड और प्रत्येक खंड में पूछे गए प्रश्नों की संख्या निम्नवत होगी। तब हम लोग देखते हैं किसके लिए क्या एग्जाम पैटर्न होगा। यहां पर देखिए जो सहायक प्रबंधक की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, समझिए।
सहायक प्रबंधक जो असिस्टेंट मैनेजर वाला जो पोस्ट है, इसमें एक तो आपका जनरल स्टडीज और मेंटल एबिलिटी, इसकी संख्या 30 होगी। प्रश्नों का स्तर जो है ग्रेजुएट लेवल का होगा। इसका क्या सिलेबस है अभी आगे आपको दिखाएंगे। इसके बाद इंडियन लैंग्वेज, हिंदी, इंडियन लैंग्वेज एंड मैनेजमेंट, यानी कि हिंदी और इंग्लिश रहेगा। साथ ही साथ मैनेजमेंट से रिलेटेड 40 क्वेश्चन होंगे और ये भी स्नातक स्तरीय होंगे। और इसके बाद नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय अर्थशास्त्र और भारतीय कृषि, इससे रिलेटेड 30 क्वेश्चन होंगे और ये भी ग्रेजुएट लेवल्स के क्वेश्चंस होंगे। यानी कि 30-30, 60-40, 100 क्वेश्चन जो है आपका इसमें रहने वाला है। ये असिस्टेंट मैनेजर का है। किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन है ये आपको समझ में गया। सारा क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसके बाद जो दूसरा जो है सहायक लेखा पदाधिकारी, इसमें याद रखिएगा मेंटल एबिलिटी और इंडियन लैंग्वेज से रिलेटेड जो है आपके वहां पर 30 सवाल होंगे। अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग से रिलेटेड 30 सवाल होंगे। इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन जो एग्रीकल्चर टैक्सेशन है, इससे रिलेटेड आपके कितने, ये इंडियन इकोनॉमी एंड इससे रिलेटेड जो होगा आपका 20 क्वेश्चन होगा। और इसके बाद टैक्सेशन से रिलेटेड इंडियन इकोनॉमी एंड इंडिया एग्रीकल्चर, इससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन होगा। और इसके बाद याद रखिएगा टैक्सेशन से रिलेटेड 20 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन आपके ग्रेजुएट लेवल के होंगे। यानी यहां पर भी आपका क्या हो गया, 100 क्वेश्चन जो है यहां पर आपका रहेगा, है ना। 30 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी एंड इंडियन लैंग्वेज, मेंटल एबिलिटी और जनरल स्टडीज, ये मेंटल एबिलिटी और जनरल स्टडीज से 30 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद इंडियन लैंग्वेज जो है ना, मेंटल एबिलिटी एंड इंडियन लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश, इससे आपका 30 क्वेश्चन होगा। मतलब कि जनरल स्टडीज, मेंटल एबिलिटी एंड इंडियन लैंग्वेज, इससे 30 क्वेश्चन। इसके बाद याद रखिएगा अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग से रिलेटेड 30 क्वेश्चन होगा। इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड 20 क्वेश्चन होगा। और टैक्सेशन से रिलेटेड आपका यहाँ पर 20 क्वेश्चन रहने वाला है। ये आपका किसका, सहायक लेखा पदाधिकारी के लिए ये आपका क्या है, एग्जाम का पैटर्न है। लेखापाल जो है इसका क्या है सिलेबस, तो देखिए इसमें आपका जनरल स्टडीज होगा, मेंटल एबिलिटी एंड इंडियन लैंग्वेज, इससे रिलेटेड कितना क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। यहाँ पर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से रिलेटेड आपका 40 क्वेश्चन होगा। और इसके बाद इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपका 30 क्वेश्चन होगा। सारे क्वेश्चन ग्रेजुएट लेवल के होंगे। इसके बाद गुणवत्ता नियंत्रक की अगर बात करें तो गुणवत्ता नियंत्रक का देखिए क्या सिलेबस है। यहां पर जनरल स्टडीज और मेंटल एबिलिटी ये 50 क्वेश्चन होगा। इंडियन लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश, इससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन होगा। और इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड 30 क्वेश्चन। यहां पर भी सारे क्वेश्चन ग्रेजुएट लेवल के होंगे। सबका सिलेबस आपको अभी बताएंगे लास्ट में। इसके बाद ये है एलडीसी। नेक्स्ट देखिए एलडीसी जो है लोअर डिविजनल क्लर्क या निम्न वर्गीय लिपिक, इसमें आपका जनरल स्टडीज एंड मेंटल एबिलिटी से 50 क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद यहां पर याद रखिएगा इंडियन लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश, इससे 20 क्वेश्चन होंगे। और यहां पर कंप्यूटर से रिलेटेड आपके कितने, 30 सवाल होंगे। और यहां पर भी जो क्वेश्चन होंगे आपके ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन होंगे, ये आपको यहां पर दिया हुआ है। इसके बाद अब चलते हैं आरक्षण का क्या प्रावधान है। तो आरक्षण का जो प्रावधान है, जैसे बिहार में जो आरक्षण का आपको बता दी, वहां पर ऊपर दिखा दिया है कि इसके लिए कितना सीट रिजर्व है। और यहाँ पर ये याद रखिएगा आरक्षण जो के लिए जो नीति है वो क्या है, नियुक्ति के लिए इस ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भेजने की आरंभिक तिथि तक निर्धारित लागू आरक्षण संबंधित, यानी उस तिथि तक जो निर्धारित लागू आरक्षण संबंधी बिहार सरकार के नियमों नीतियों का पालन किया जाएगा। जो आवेदक बिहार के मूल निवासी हों, जिन्हें बिहार सरकार के सक्षम पदाधिकारी से आरक्षण के लिए विधिवत एवं उचित जाति प्रमाण पत्र प्राप्त हो, उन्हें ही आरक्षण का मतलब लाभ के योग्य माना जाएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ बिहार के मूल निवासियों को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। जो आवेदक बिहार के मूल निवासी नहीं हैं, वे वर्णित पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार आरक्षण लाभ के योग्य नहीं होंगे। यानी कि अगर बिहार के मूल निवासी नहीं है तो आप आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं। दिव्यांग कोटा के पदों पर का आरक्षण, इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प इतना के अनुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए प्रस्तावित 4% आरक्षण, 36 आरक्षण अनुमान्य है। ठीक है, अब यहां पर इसके आगे चलते हैं। तो यहां पर जो है बाकी ये फिजिकल स्टैंडर्ड जो है, मतलब कि मेडिकल में क्या क्या है, आपको क्या क्या नहीं, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन नहीं होना चाहिए, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग नहीं होना चाहिए, ये सब इसमें दिया है। अब देखिए मेरिट लिस्ट का जो निर्माण होगा मेधा सूची का, यहां पर देखिए कैसे मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर होगा। तो कहा गया है प्रत्येक पद के लिए पदवार मेधा सूची उम्मीदवारों द्वारा अपने पद संवर्ग की इस ऑनलाइन बेस्ड परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त कुल मार्क जो है टोटल मार्क्स के आधार पर तैयार किया जाएगा। यानी जो 100 क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही क्या होगा आपका यहाँ पर मेरिट जो है डिसाइड होगा। यही बस एक ही एग्जाम है, सबसे बड़ी बात है एक ही एग्जाम है। अगर किसी पद संवर्ग की ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में
दो या दो से अधिक उम्मीदवारों को प्राप्त होने वाला लब्धांक टोटल मार्क्स बराबर होगा तो मेधा क्रम का निर्धारण निम्नलिखित विधि। अगर मान लीजिए दो कैंडिडेट का मार्क्स इक्वल आ जाता है तो फिर मेरिट कैसे डिसाइड होगा, तो यहाँ पर कहा गया जिस उम्मीदवार को ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के विषय खंड ए में अधिक अंक प्राप्त हुआ है, यानी जो जिस उम्मीदवार को विषय खंड ए में सब अधिक अंक प्राप्त हुआ होगा उसको मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। अगर इसमें भी मान लीजिए समान है, जिस उम्मीदवार को ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के विषय खंड बी में अधिक अंक प्राप्त हुआ होगा उसका मेधा क्रम ऊपर होगा। अगर इस कंडीशन में भी अगर स्थिति मतलब अनिर्णायक है, इसमें भी मान लीजिए समान है, तो जिस उम्मीदवार की आयु ज्यादा होगी उसका मेधा क्रम जो है वो क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। इसके बाद काउंसलिंग जो है याद रखिएगा, मेधा सूची में सम्मिलित उम्मीदवारों को उनके मेधा क्रम के अनुसार काउंसलिंग या इंटरव्यू के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद यानी इसका जो एग्जाम है BCECE जो है ये कराएगी, और उसके द्वारा जो है आपका ये जो है इंटरव्यू होगा, और उसके बाद फिर जो मूल प्रमाण पत्रों की क्या की जाएगी, जांच की जाएगी। इंटरव्यू नहीं मतलब यहाँ पर जो है ना इंटरव्यू नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, वहां पर मूल प्रमाण पत्र जो है उसकी जांच होगी, इंटरव्यू नहीं बल्कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। काउंसलिंग के संबंध में समय, तिथि और स्थान की जानकारी मेधा सूची में सम्मिलित उम्मीदवारों को पत्र के माध्यम से यानी कि आपको लेटर भेजा जाएगा इसके लिए, या फिर समाचार पत्र के माध्यम से आपका जो है मेधा सूची जिसका भी आएगा, जिसका भी मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, जिसका भी मतलब उसमें नाम आएगा, उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टाइम बताया जाएगा, डेट बताया जाएगा और कहां पर होगा ये भी बताया जाएगा। इसके बाद यह है काउंसलिंग में उम्मीदवारों को इस ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के लिए निर्गत प्रवेश पत्र, यानी कि काउंसलिंग के लिए देखिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा। ये जो CBT जो कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा है उसका एडमिट कार्ड आपको रखना होगा, अपनी शैक्षणिक योग्यता जो भी आपका शैक्षणिक योग्यता और जन्म तिथि को संपुष्ट करने हेतु तो मूल प्रमाण पत्र जो है, इसके बाद अंक प्रमाण पत्र है, इसके बाद कॉल लेटर जो इसके लिए कॉल लेटर आएगा, मेरिट या स्कोर कार्ड अगर नेट पर उपलब्ध हो आदि प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी पहचान हेतु लाना अनिवार्य है। यानी कि आपको यहाँ का जो एडमिट कार्ड है उसको सुरक्षित रखना है, जो CBT वाला जो CBT का जो वो होगा उसका एडमिट कार्ड जो है आपको रखना है, याद रखिएगा इस चीज को। इसके बाद ये कैसे फॉर्म फिल करना है उसका सारा डिटेल दिया गया है कि आप क्या करेंगे, जो BSFCSC लिमिटेड लिंक पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, वहां पर आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करिएगा, ठीक है। इस पर जाना है BSFCS लिमिटेड पोर्टल पर जाएंगे, वहां पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, वहां पर आपको ये दिखेगा। उसके बाद पहले रजिस्ट्रेशन करिएगा, सारा डिटेल डाल करके रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको अपना डिटेल सारा फिल करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड आपको मिलेगा, उसके बाद उसको लॉगिन करना है अकाउंट पर, फिर बेसिक डिटेल्स आपको फिल करने हैं। इसके बाद बेसिक डिटेल्स भरने के बाद अभ्यर्थी कंप्यूटर स्क्रीन पर, इसके बाद आपको अपना जो भी शैक्षणिक योग्यता है शैक्षणिक योग्यता भरना है, इसके बाद उसे फिल करके फिर इसके बाद अगला जो स्टेप होगा उसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो डिटेल है उसको भरिएगा, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस अगर आपका है तो वो फिल करेंगे, इसके बाद फोटो और सिग्नेचर जो है आप उसे क्या करिएगा, फिल करिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है फिर आपको क्या करना है, इसके लिए फी जो है वो आपको पे करना है, काउंसलिंग फी जो भी है आपका पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन ये आपको करना है। कितना पेमेंट है ये इसमें बताया नहीं गया है, यहाँ पर हाँ बताया गया है। यहाँ पर देखिए जो एप्लीकेशन फी है, चूंकि ये BCECE एग्जाम करा रही है, यहाँ पर यह है सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला अभ्यर्थियों को 1200 रुपए की राशि जो है परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। यानी यहाँ पर यह 1200 रुपए लगेगा आपको इसमें फॉर्म फिल करने में। साथ ही साथ जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुष महिला अभ्यर्थी एवं दिव्यांग कोटि के पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपए की जो है राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करनी होगी। यानी जो जनरल कैटेगरी के, EWS कैटेगरी के, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए जो एप्लीकेशन फी है 1200 है, और जो SC ST के पुरुष और महिला, साथ ही साथ दिव्यांग कोटि के जो पुरुष और महिला हैं उनके लिए जो आपका एप्लीकेशन फी है वो आपका 600 रुपए। तो इसके बाद और क्या है, फिर बाकी सारा डिटेल आपको क्या करना है, फिल करना है। बैंक खाते से विफल भुगतान की राशि आपके, अगर मान लीजिए आपका पेमेंट फेल हो जाता है तो उसके लिए चिंता नहीं करना है, पेमेंट फेल हो जाता है तो वो पैसा आपका अकाउंट में रिफंड हो जाएगा आपको, मतलब वहां पर अगर पेमेंट फेल हो जाता है तो उसके लिए नहीं परेशान होना है। एग्जामिनेशन काउंसलिंग हेतु फी के भुगतान से संबंधित किसी प्रकार की कठिनाई, अगर मान लीजिए एग्जामिनेशन फी को पे करने में किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप ये जो पोर्टल इस पर मेल लिख सकते हैं, इस चीज़ पर मेल लिख सकते हैं, या फिर ये नंबर है इस पर आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपको जो भी डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जो है, मतलब जो भी आपको क्या करना है ना, जैसे आप क्या करिएगा पूरा फिल कर लीजिएगा, इसके बाद जो उसका मतलब जो
एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो प्रिंट करके मतलब अपने पास सेव करके रख लेना है, प्रिंट करके रख लेना है, लेकिन उसको भेजना नहीं है ना, भेजने की जरूरत आपको नहीं है। एप्लीकेशन फी जो है उसको सबमिट करना जरूरी है। एक बार एप्लीकेशन फी आपने सबमिट कर दिया तो आपका जो एग्जामिनेशन फी है वो रिफंड नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की गलत प्रविष्टि हो गई है तो वह अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एवं पासवर्ड डालकर सबमिट बटन पर क्लिक कर अपने अकाउंट में लॉगिन करने के उपरांत एडिट डिटेल्स पर जो है लिंक को क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कभी आपने फॉर्म को मतलब फिल करने में जल्दीबाजी में मान लीजिए गलत फिल हो गया, या मान लीजिए कई बार जो साइबर कैफे वाले होते हैं उन्होंने अगर कुछ गलत डाटा उसमें फिल कर दिया, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप 26 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर तक अपने अकाउंट में लॉगिन करके एडिट डिटेल्स पर क्लिक करके क्या कर सकते हैं, उसमें आप सुधार कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आप उसे सबमिट कर दीजिएगा। तो अपूर्ण अगर आप इनकम्प्लीट फॉर्म फिल करते हैं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा आवेदन, है ना, इस चीज को आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट जो डेट है, रजिस्ट्रेशन का जो डेट है आपका स्टार्ट 25 अगस्त से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन भरने तो रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि, जो रजिस्टर करने की अंतिम तिथि है 24 सितंबर है, और उसके बाद जो रजिस्टर्ड अभ्यर्थी है उनके द्वारा मतलब जो फी पेमेंट करने की जो अंतिम तिथि है वो 25 सितंबर 2026 है। एडिट करने की तिथि 26 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर 2026 है। बाकी प्रवेश पत्र कब आएगा, एग्जाम का तिथि कब होगा, ये सब आपको जो है बताया जाएगा। परीक्षा केंद्र वगैरह के बारे में आपको मतलब जहां पर भी होगा वो आपको जानकारी दी जाएगी, और एडमिट कार्ड वगैरह से रिलेटेड जो भी है आपको मतलब जो है फाइनल मतलब वो डिटेल आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो बाकी ये सब जो है आपका पूरा डिटेल था, सारे डिटेल को एक एक करके मैंने आपको बता दिया है। बाकी यहाँ पर जो देखिए आपका सिलेबस दिया है कि जनरल स्टडीज में क्या पूछा जाएगा, तो जनरल साइंस होगा, इसके बाद फिर आपका हिस्ट्री होगा, ठीक है, इसके बाद नेशनल मूवमेंट होगा, ज्योग्राफी पे भी क्वेश्चंस होंगे, यानी कंप्लीट आपका एक तरह से जीएस होगा यहाँ पर, क्योंकि पॉलिटी भी होगा। बाकी मेंटल एबिलिटी में एनालॉजी टेस्ट, न्यूमेरिक टेस्ट, ऑर्डरिंग टेस्ट है। इंडियन लैंग्वेज में आपका हिंदी और इंग्लिश का जो बेसिक लैंग्वेज होता है वो होगा। मैनेजमेंट का यहाँ पर पूरा सिलेबस दिया है डिटेल में, आप इसे क्या कर सकते हैं पढ़ लीजिएगा। इकोनॉमिक्स का पूरा डिटेल जो है आपका दिया हुआ है। बाकी इस सारा ये जो पीडीएफ है आपका केजीएस बिहार एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा, आप वहां पर जाकर के सिलेबस को पूरा डिटेल में क्या करना देख लेना। सारा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। अगर हम जीएस के सिलेबस की बात करें तो जीएस के सिलेबस में नॉर्मल जो एग्जाम में जीएस होता है, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, वो सब आपका जो है इसमें पूछा जाएगा। तो और भी बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि इसमें रिलेटेड जो वैकेंसीज है, इससे रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि केजीएस बिहार एग्जाम्स के द्वारा आप लोगों के लिए कोई बैच लाया जाए, है ना, किसी तरह की कोई मतलब टेस्ट सीरीज लाई जाए, है ना, तो आप लोग उसके लिए कमेंट में आप बता सकते हैं। बाकी और भी किसी तरह का कोई अन्य अगर आपको जानकारी चाहिए तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, उसका जो रिप्लाई है हमारी टीम के द्वारा कर दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो जानकारी है आप लोगों को समझ में आई होगी। इसके साथ फिर हम लोग मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।